अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आता है, क्यों पैदा होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। देखो बच्चों, आपको पता है कि कोई सरफेस जब हम उसको हाथ लगाते हैं, या पहले कोई सरफेस इस तरह से होती हैं कि जब हम उसको सिर्फ देखते हैं तो देखने पर पता चलता है कि इस सरफेस पर ये सरफेस ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ये सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, ये सरफेस एक डल सरफेस है, या इस सरफेस में बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब हमने किसी दीवार पर प्लास्टर किया हुआ होता है, जब वो प्लास्टर सूख जाता है तो आपको उसे हाथ लगाए बगैर सिर्फ देखने से पता चलता है कि ये स्मूथ सरफेस नहीं है। अब अगर आप हाथ भी लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर हमने सीमेंट का प्लास्टर किया हुआ है, तो अभी प्लास्टर पर हमने कोई पॉलिश नहीं की है, सिर्फ प्लास्टर जो है वो सूख गया है। तो जब सूखने के बाद उसको आप देखते हैं या हाथ लगाते हैं तो आपको कुछ प्रोजेक्शंस हाथ में ही मिलती हैं, और आपको हाथ लगाने से या देखने से ही पता चलता है कि ये सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, स्मूथ नहीं है। ऐसी सरफेसेस को हम डल सरफेसेस कहते हैं। अब ऑन द अदर हैंड, जब हम मान लीजिए इस बोर्ड को, इस पर हम हाथ लगाएंगे, हाथ फेरेंगे, तो हमें कोई प्रोजेक्शन हाथ में नहीं आती हैं, या हाथ से हम किसी भी प्रोजेक्शन को, किसी भी इरेगुलरिटी को फील नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे वो दाने दाने होते हैं प्लास्टर की दीवार पर, तो वो हम फील नहीं कर सकते हैं इस बोर्ड पर। ये बोर्ड पॉलिश्ड है, ये बोर्ड बिल्कुल स्मूथ है, इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ द वॉल विच इज प्लास्टर्ड एंड विच डज नॉट हैव एनी पॉलिश। तो कई सरफेसेस डल होती हैं और कई सरफेसेस पॉलिश्ड होती हैं, या इस तरह से कहिए, कई सरफेसेस पर जो डल होती हैं वो डल क्यों होती हैं, क्योंकि उन पर प्रोजेक्शंस बहुत सारी होती हैं। ठीक है कि नहीं। तो प्रोजेक्शंस का मतलब ये कि एक सरफेस अगर ये है, मान लीजिए ये सरफेस, तो अगर आप इस सरफेस को देखेंगे तो आपको इस तरह से एक खुरदरापन, मैं इसको यही नाम दूंगा, एक खुरदरापन यानी इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, यानी कहीं पर एटम्स इस तरह से, कहीं पर इस तरह से, बीच में कोई गैप, कहीं पर प्रोजेक्शन ऊंचाई, कहीं पर ये, लेकिन ये हमें आंख से नहीं दिखाई देता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सरफेस जब डल होगी तो ये हाथ से फील हो सकता है, जैसे प्लास्टर वाली दीवार पर, जिस प्लास्टर पर हमने पॉलिश नहीं की हो। मगर अगर देखा जाए एक माइक्रोस्कोप के अंडर अगर देखा जाए तो जो स्मूथ सरफेस आपको लगती है, जैसे कि ये बोर्ड, मार्कर बोर्ड जो आपको स्मूथ लगता है, इस पर भी कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं। यानी आइडियली स्मूथ कोई सरफेस नहीं है, कोई ऐसी सरफेस नहीं है जिसको हम कहेंगे कि ये आइडियली स्मूथ है। जब आइडियली स्मूथ सरफेस होगी तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, मगर ऐसी कोई सरफेस है ही नहीं। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि भाई ये जो सरफेसेस हैं, एक तो हो गया जो दिखने से ही डल लगती हैं, रफ लगती हैं, जिन पर प्रोजेक्शंस दिखाई देती हैं या हाथ से फील होती है। दूसरी सरफेसेस इस मार्कर बोर्ड की तरह जो हमें फिनिश्ड लगती हैं, पॉलिश्ड लगती हैं, स्मूथ लगती हैं, मगर इस पर भी प्रोजेक्शंस होती हैं। हालांकि वो प्रोजेक्शंस हमें आंख से नहीं दिखाई देती है, नेकेड आई से, लेकिन हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके प्रोजेक्शंस को देख सकते हैं। गर्ज ये कहने का है कि कोई भी सरफेस ले आइए, हर सरफेस में कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि एक सरफेस, उसमें प्रोजेक्शंस कम होंगी, इरेगुलरिटीज कम होंगी, लेकिन कोई ऐसी सरफेस होगी जिसमें ये इरेगुलरिटीज, ये खुरदरापन ज्यादा होगा। अगर हम कोई भी दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, मान लीजिए ये एक और सरफेस है, इसको मैं इस तरह से उल्टा रखता हूं, तो अगर इसमें देखेंगे तो इस तरह से इसमें भी कुछ प्रोजेक्शंस होंगी। अब अगर मैं इस सरफेस को इस सरफेस के ऊपर रखता हूं तो क्या होगा कि इसमें जो ये प्रोजेक्शंस हैं, ये, तो इस वाली सरफेस की प्रोजेक्शंस में जब इसको इस पर रखेंगे तो इनकी प्रोजेक्शंस एक दूसरे में फंस जाएंगे, लाइक दिस। आप जब इस सरफेस को इस सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करोगे, लाइक दिस, तो इसकी ये प्रोजेक्शन जो है
ये एक दूसरे में फंस जाएंगी। इंटरलॉकिंग ऑफ प्रोजेक्शंस और इरेगुलरिटीज, ये जो इरेगुलरिटीज हैं इनका इंटरलॉकिंग हो जाएगा, ये इंटरलॉक हो जाएंगे, एक दूसरे में फंसेंगे, और नतीजा ये कि आपको इस ऊपर वाली सरफेस को मूव करवाने के लिए कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप एक बार इसको पुश करेंगे तो थोड़ी दूर जाके फिर इस इंटरलॉकिंग की वजह से ये सरफेस दूसरी सरफेस की इरेगुलरिटीज में फंस जाएंगी, और नतीजा ये होगा कि मोशन इसकी जो है वो खत्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी। तो ये बनता है ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये एक्चुअली इन इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट the force of friction originates. Force of friction originates, तो हम ये कह सकते हैं origin of friction में the force of friction originates because of interlocking of irregularities of two surfaces in contact. ठीक है कि नहीं? ये तो हो गया origin of friction। अब आप कहेंगे क्या इसका कोई इलाज नहीं है कि हम फ्रिक्शन को खत्म कर दें? देखिए, आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये सरफेस है आपकी, और आप कहते हैं कि भाई हम इसकी ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इरेगुलरिटीज हैं, इनको खत्म करेंगे। तो उसका एक तरीका है कि आप इसको पॉलिश करते हैं। तो जब आप पॉलिश करते हैं तो वो पॉलिश इन प्रोजेक्शंस में, इन गैप्स में आ जाती हैं, और इस सरफेस पर ये इरेगुलरिटीज काफी हद तक कम हो जाती है। तो अब आप कहेंगे नहीं, हम इतना पॉलिश लगाएंगे ताकि कोई इरेगुलरिटी ना हो। फिर अगर हम कोई चीज, कोई ऐसी ही सरफेस इस पर रखेंगे और उसको पुश करेंगे तो वो कभी नहीं रुकेगी। जब तक वो इस सरफेस पर जाएगी वो बिल्कुल स्मूथली जाएगी, रुकने के बगैर, क्योंकि वहां कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पॉलिश लगाते हैं, कितनी भी पॉलिश आप लगाइए, आपने इस सरफेस की प्रोजेक्शंस खत्म की, अब इस प्रोजेक्शंस में क्या आ गई? पॉलिश आ गई। उस पॉलिश का जब लेयर चढ़ेगा तो उसकी भी प्रोजेक्शंस हो सकती है। तो इसका मतलब आपने एक्चुअल प्रोजेक्शंस जो इस सरफेस में थी वो तो कम की पॉलिश लगाने से, लेकिन ठीक है ना, पॉलिश लगाने से इसकी एक्चुअल आपने प्रोजेक्शंस या इरेगुलरिटीज खत्म की, लेकिन जो पॉलिश का लेयर आपने चढ़ा दिया उस लेयर पर भी कुछ प्रोजेक्शंस थी। पॉलिश के जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से नहीं अरेंज्ड होंगे कि वो अपने दरमियान कोई प्रोजेक्शंस या कोई इरेगुलरिटीज ना छोड़े। इस तरह से नहीं हो सकता। तो सिर्फ आप फ्रिक्शन को आपने क्या किया? कम किया। आपने इसको कम जरूर किया, लेकिन आपने इसको पूरा खत्म नहीं किया। इसीलिए हम कहते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस्ड। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्टेट ऑफ पॉलिश ऑफ द सरफेसेस, बट इट कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। लेकिन आप इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरा खत्म नहीं कर सकते। ऐसा आपके पास कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अब अगर आपको किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करनी है, मान लीजिए आपको एक सरफेस इस सरफेस के ऊपर से ले जानी है, तो नतीजा ये होगा कि फ्रिक्शन जो है वो उस मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मोशन बिल्कुल बरकरार रहे तो आपको एक कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर बार बार पीरियोडिकली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना काम करता जाएगा, ये मोशन को अपोज करता जाएगा, और जब मोशन रिटार्ड हो जाएगी तो फिर आपको बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो फ्रिक्शन का मुकाबला कर सके और बॉडी जो है उसकी मोशन, या सरफेस जो है उसकी मोशन जो है कभी ना रुके। ठीक है ना? जैसे आप कैरम खेलते हैं, आप कैरम में कुछ देर खेलने के बाद क्या फील करते हैं कि स्ट्राइकर या कैरम के पॉइंट्स जो होते हैं वो ठीक से कैरम पर मूव नहीं करते हैं, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो फिर आप एक पाउडर डाल देते हैं, तो बोरिक एसिड या कोई और पाउडर आप जब डाल देते हैं तो वहाँ सरफेस जो है, अगर आप एक पाउडर डाल दें जो कैरम पाउडर होता है, जब आप वो डाल दें तो स्मूथनेस ऑफ द सरफेस जो है, स्टेट ऑफ पॉलिश जो सरफेस का है वो इंक्रीज हो जाता है, और बहुत देर तक आपको फील होता है कि हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो गया। लेकिन फिर ये नहीं कि आपने एक बार स्ट्राइकर मार दिया, मान लीजिए खाली कैरम पर आपने स्ट्राइकर मार दिया, तो क्या वो टकरा के वापस आएगा और फिर वो बहुत देर तक ज्यादा
उस पर मूव नहीं करता है, बल्कि वो भी फिर रुक ही जाता है कुछ देर के बाद। तो फ्रिक्शन कम तो हुआ है, लेकिन फ्रिक्शन पूरा खत्म नहीं हुआ है स्टेट ऑफ पॉलिश इंक्रीज करने के बाद भी। तो इससे यह पता चलता है कि ये एक डिसिपेटिव फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक डिसिपेटिव, यानी डिसिपेटिव फोर्स का नहीं, इससे एनर्जी का खसारा होता है, जो आपको एफर्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके उससे ये फ्रिक्शन जो है ये आप इस फ्रिक्शन का मुकाबला कर सकते हैं। वरना फ्रिक्शन जो है वो सरफेसेस के दरमियान रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। आप एक स्विंग मशीन ले लीजिए या कोई भी मशीन ले लीजिए, जो स्विंग मशीन होती है, एक दर्जी जिससे कपड़े सीता है, तो फिर आप जरा देख लीजिए कि जब वो उसमें लुब्रिकेंट डाल देता है तो उस लुब्रिकेंट से क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स, मान लीजिए ये एक पार्ट है मशीन का और ये दूसरा पार्ट है, और ये मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर जो है मूव करता रहता है। अगर इस सरफेस और इस सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा हुई तो क्या होगा, वहां हीट प्रोड्यूस होगी और बहुत ज्यादा उसको घुमाना पड़ेगा मशीन को, ठीक है ना, ताकि ये फ्रिक्शन जो है, उस फ्रिक्शन की वजह से मशीन जो है रुके ना। तो फिर आपका क्या है कि आप यहां पर इस सरफेस पर लुब्रिकेंट लगा लेते हो और ये स्मूथली कुछ देर तक के लिए, जब तक कि लुब्रिकेंट है, स्टेट ऑफ पॉलिश इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो गया। आपको क्या पता, अगर मान लीजिए इसी मशीन को एक मोटर से, इलेक्ट्रिसिटी से हम घुमाते हैं, अब इसका मतलब यह है अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमारी एफर्ट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एक्सटर्नल एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं इस मशीन को घुमाने के लिए, उसका खर्चा हमें ज्यादा होगा। और अगर फ्रिक्शन कम होगा, स्मूथली ये मशीन जाएगी, चलेगी, तो हमें जो एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल एनर्जी है या कोई फोर्स है जो इसको घुमाता है, वो भी कम ही हमें जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मशीन्स में बढ़ जाता है, बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बढ़ जाने से क्या होता है, एनर्जी का जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उस मशीन को मूव करवाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उन पार्ट्स को मूव करवाने के लिए, मशीन के पार्ट्स को मूव करवाने के लिए, उस एनर्जी का खर्चा बढ़ जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। ये हमारी एनर्जी को जाया कर देता है, डिसिपेट कर देता है, इसीलिए हम इसको डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए डिसिपेटिव फोर्स। सिर्फ स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, डिसिपेटिव फोर्स, ठीक है कि नहीं। अब ये डिसिपेटिव फोर्स है, मतलब इस फोर्स की वजह से हमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, हमें एनर्जी का खर्चा पड़ता है। तो फिर आप क्या चाहेंगे, बहुत सारी मशीन्स हमारे पास हैं, मैंने स्विंग मशीन की एग्जांपल दी, लेकिन जो भी मशीन्स हमारे पास है, छोटी मशीन से लेकर के बड़ी मशीन्स तक, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स मूव करते रहते हैं, वो ये आप देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मशीन्स होती हैं, स्टील इंडस्ट्री में, हमारे फैक्ट्रीज में हमारी मशीन्स होती हैं, ठीक है ना, और इसी तरह से और ड्रिलिंग वगैरह बाकी चीज़ें जो हमारे पास बहुत सारे जो कारखाने हैं, वर्कशॉप्स हैं, उनमें मशीन्स होती हैं, फैक्ट्रीज में होती हैं। तो हम क्या चाहेंगे, क्या हम कोई चाहेगा कि मशीन में फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा हो? नहीं, हर एक चाहेगा कि एक मशीन से जिसको हम ऑपरेट करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से या कोई फ्यूल या किसी तरीके से कोई फ्यूल जला के या इलेक्ट्रिक एनर्जी से, तो उस मशीन में फ्रिक्शन कम हो, ताकि हमारी एनर्जी का खर्चा जो है वो बच जाए, वो कम हो जाए। ज्यादा फ्रिक्शन का मतलब ज्यादा एनर्जी का खर्चा। तो इसका मतलब ही ये हुआ कि ये हमारी एनर्जी को डिसिपेट करता है ये फोर्स, इसीलिए हम इसको डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं, यानी आपको खसारा देने वाला फोर्स, आपकी एनर्जी को डिसिपेट करने वाला फोर्स। आगे बढ़ते हैं तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ टाइप्स भी बताए इंट्रोडक्शन में, अभी तो बहुत कुछ है, मैथमेटिक्स इसका पूरा बाकी है। मैंने जो भी फ्रिक्शन पर कहा उसको आप सिर्फ गौर से याद रखें। तो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखते हुए जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, कि वो ऑब्जर्वेशंस या वो जानकारी, वो फैक्ट्स जो हम वहां से इन एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं,
हम उन फैक्ट्स अबाउट द फ्रिक्शन को लॉज ऑफ फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। और हम देखते हैं कि ये लॉज, इनको लॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हर एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन पर लागू होते हैं, हर एक केस में, हर दो सरफेसेस के दरमियान। कोई भी दो सरफेसेस हो, उनके दरमियान जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखा जाए तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये लॉज जो है, ये लॉज हर दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हो, जिनके दरमियान फ्रिक्शन हो, उन दो सरफेसेस के दरमियान इन लॉज को हम सही पाते हैं। और हम देखते हैं कि दीज लॉज होल्ड गुड फॉर ऑल पेयर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये लॉज क्या है? एक तो आपको अभी भी पता चला, नंबर वन, the force of friction between two surfaces in contact depends upon the nature of these surfaces। हाँ भाई, मैं यहां लिख भी सकता हूं, अगर आप नोट करें, the force of friction between two surfaces in contact शाबाश, depends upon the nature of the surfaces। ये दो सरफेसेस के नेचर जो है उस पर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे भाई क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर आप एक गिलास शीट ले आते हैं, उस गिलास शीट के ऊपर दूसरा गिलास शीट डाल देते हैं। अब ऊपर वाले गिलास शीट को, मान लीजिए ये दो सरफेसेस हैं, दोनों गिलास की हैं, जब आप स्लाइड कराएंगे तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा। अब इस गिलास शीट को आप एक काम कीजिए इस गिलास शीट से कि इस एक गिलास शीट नीचे ले आइए, लेकिन ऊपर गिलास शीट के बदले एक कार्डबोर्ड का शीट डाल दीजिए। अब इस कार्डबोर्ड शीट को आप मूव करवाइए, आप देखेंगे कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कुछ अलग होगा। तो मान लीजिए दोनों सरफेसेस, जो पहले गिलास शीट्स आपने दो रखे थे, दोनों गिलास शीट्स, मान लीजिए उनका साइज, उनका मास जो है वो उतना ही है जितना आपने कार्डबोर्ड की दो सरफेसेस के, मान लीजिए दोनों सरफेसेस फिर आपने कार्डबोर्ड की ली। पहले क्या लिया आपने? दो गिलास शीट्स, साइज और मास उनका आपने देखा, उसी साइज उसी मास की दो सरफेसेस लेंगे, लेकिन अब ये दो सरफेसेस मान लीजिए कार्डबोर्ड की होंगी। आप देखेंगे कि जो पहले वाला पेयर था, यानी जो गिलास शीट्स थे, और जो अगला पेयर है, मतलब जो कार्डबोर्ड का पेयर है, इन दोनों में आप एक जैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं देखेंगे। तो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। एक बात तो ये होगी। दूसरा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अच्छा, यहां पर आप कहेंगे नेचर ऑफ सरफेसेस में एक और चीज आ जाती है। सरफेसेस का नेचर हल्के से आप चेंज कर सकते हैं जब आप उनको पॉलिश करेंगे। तो नेचर में जब मैं नेचर कहता हूं, नेचर ऑफ द सरफेसेस, उसका मतलब होता है मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ पॉलिश उनका जो है, अगर वो भी सेम रखा जाए वगैरह। अगर एक का ज़्यादा स्टेट ऑफ पॉलिश था, दूसरे का कम था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी वेरी हो जाएगा। वो तो नेचुरल सी बात है, वो आप आम तौर पर बहुत सारी एग्जांपल्स में देखते हैं। जब आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाना होता है तो आप स्टेट ऑफ पॉलिश इंक्रीज करते हैं, यानी ज़्यादा अच्छी तरह से स्मूथनेस और पॉलिशिंग सरफेसेस की आप बढ़ा देते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट always opposes the relative motion between them or tends to oppose the relative motion। मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये लॉ जो है हमें डायरेक्शन के बारे में कहता है क्या? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं यहां पर लिख लेता हूं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं लिखूंगा इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन so as to oppose the relative motion between two surfaces in contact।
ठीक है, ये तो आप पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ही ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस पर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले वीडियो में ये समझा चुके हैं। फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, तीसरा लॉ हम कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एक्ट्स टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेसेस। ये मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन सो एज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। मैं यहां पर ही लिख सकता हूं एंड पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेसेस, पैरेलल और टेंजेंशियल टू सरफेसेस। तो ये तो इधर ही हो गया फिर एडजस्ट। फिर और एक ऑब्जर्वेशन है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा देख लीजिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है दो सरफेसेस के दरमियान, ये तीसरा लॉ है, मैं ये ऊपर लिख लेता हूं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, फिर मैं आपको ये समझाता भी हूं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two surfaces in contact with each other depends upon the normal reaction between them। ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है जो उन दो सरफेसेस के दरमियान होती है। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर एक ब्लॉक ऑफ वुड को हमने एक टेबल पर रखा है, ये ब्लॉक ऑफ वुड है, इसको हमने टेबल पर रखा, तो बताइए वेट कितना होगा। ये दोनों रेस्ट में हैं तो वेट कितना होगा mg। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए n है, तो नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, यहां इस केस में n इज इक्वल टू mg। भाई ठीक है कि नहीं? तो नॉर्मल रिएक्शन शाबाश mg के बराबर है। अब इसी ब्लॉक ऑफ वुड को आप एक काम कीजिए, ये जो नीचे वाला टेबल है, ये सरफेस है, इस सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन कीजिए इस तरह से। तो भाई ठीक है कि नहीं? तो अब इस ब्लॉक को इस तरह से, मान लीजिए टेबल को आपने एक साइड से ऊपर उठा दिया, आपका टेबल जो है अब ये ऐसे आ गया, इसकी सरफेस ऐसे आ गई। ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक यहां पर था, और इस ब्लॉक का क्या होगा भाई, ये ब्लॉक यहां से नीचे आ जाएगा, स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। मगर अगर आप देखें तो इसका वेट जो था वो mg, इस तरह से, इस वेट के यहां पर दो कंपोनेंट्स होंगे, शाबाश, एक कंपोनेंट यहां से, शाबाश, एक कंपोनेंट यहां से। अब नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल यहां पर mg के बराबर नहीं होगा। जब आप इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, ये वेट mg, ठीक है, तो आपका जो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, मगर ये उतना नहीं है जितना ये था। ये n था, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर था, ये हम यहां पर ले सकते हैं mg के बराबर। यहां तो mg इस तरफ है, ये एक mg का कंपोनेंट है, ये mg का कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे इस कंपोनेंट को, अगर मैं यहां पर ये थीटा रखता हूं, तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा तो वो n के बराबर नहीं होगा, वो कम होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका रिड्यूस हो गया, तो यहां पर फ्रिक्शन भी कम होगा। अच्छा, एक और चीज भी है, कई चीजों में आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, आपने क्या वेट ऑफ द बॉडी चेंज किया? नहीं, वो यहां पर कितना था mg, यहां पर भी कितना था mg, ठीक है कि नहीं। मगर यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना था n, और वो किसके बराबर आ गया था, mg के बराबर। लेकिन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ये n है, n डैश। क्या n और n डैश बराबर है? नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको लेंगे, आप कह सकते हैं यहां पर जो n डैश है वो mg cos थीटा के बराबर है।
mg के बराबर तो हो ही नहीं सकता, mg तो ये है, ये तो सिर्फ mg का एक कंपोनेंट है। तो यहां पर इस केस में ये बॉडी नीचे आ जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डिक्रीज हो गया और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डिक्रीज हो गया। इसीलिए ये नहीं कहा गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द वेट, नहीं, क्योंकि वेट इसका यहां भी mg यहां भी mg, मगर यहां नॉर्मल रिएक्शन कुछ और, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कुछ और, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। इसीलिए लॉ बनता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two surfaces in contact with each other depends upon the normal reaction between them। ठीक है। फिर एक और लॉ हमें ऑब्जर्वेशन से ही पता चलता है, और वो ये है क्या कि भाई अगर आपके पास एक मान लीजिए आपके पास ये हमारे पास एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है भाई। अब इस ब्लॉक को हम अगर एक सरफेस पे रख लेते हैं, सपोज मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाता हूं, देखिए अगर इस ब्लॉक को हम ऐसे रखते हैं तो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो किसके साथ टच करेगा? शाबाश, इसके साथ, इस हाथ के साथ, इस मेरे हाथ की सरफेस के साथ। कितना एरिया कांटेक्ट में है? जो ये सरफेस का एरिया है, बस वो है एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया, क्योंकि इस साइड का जो एरिया है वो कम है, तो मेरे हाथ और इस ब्लॉक के दरमियान जो एरिया है वो कम है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। ऐसे रखने से एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा, ऐसे रखने से एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। मगर जो मास या जो इसका वेट यहाँ ऐसे हैं, या नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर ऐसे रखने से हैं, वही नॉर्मल रिएक्शन अगर ऐसे रखने से भी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही होगा। हमें क्या लगता है? हमें लगता है यहाँ तो ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन माय हैंड एंड दिस ब्लॉक, तो इनकी सरफेसेस के दरमियान ऐसे में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ कम है एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। नहीं, जब नॉर्मल रिएक्शन सेम है, चाहे ऐसे रखें या ऐसे रखें, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए लॉ क्या बनता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट is independent of area of contact of the surfaces as long as the normal reaction remains same। तो ये हम लॉ यहां पर लिखेंगे, the force of friction between two surfaces in contact is independent of the area of contact between them as long as the normal reaction remains same। ठीक है, जब तक नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगा तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो, ज्यादा हो, चेंज हो जाए, उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस के दरमियान चेंज नहीं होगा। यहां पर मैं बताऊंगा ये सिर्फ सॉलिड फ्रिक्शन के लिए है, मतलब जब दोनों सरफेसेस जो है सॉलिड्स हो। अगर हम फ्लूइड्स देखेंगे आगे, हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो फ्लूइड्स में फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वहां वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन सॉलिड्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम। अब जरा इस लॉ को फिर से पकड़िए, क्या है तीसरा लॉ? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। तो मान लीजिए वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F और नॉर्मल रिएक्शन है N, तो हम कहेंगे भाई F इज प्रोपोर्शनल टू N। तो यहां पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। मान लीजिए ये दोनों बॉडीज जो है इनके दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कोई रिलेटिव मोशन अभी हुआ नहीं है दो बॉडीज के दरमियान। तो आप यहां पर आप लिखेंगे द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी एफ एस, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन।
फिर आप लिखेंगे एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ये म्यू एस जो है ये यहां पर एक कांस्टेंट है और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जरा बताइए ये किसके बराबर आएगा? एफ एस डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू म्यू एस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? आपने देखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है नॉर्मल रिएक्शन जब बढ़ जाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन। यानी अगर नॉर्मल रिएक्शन 1 हो, ठीक है ना, और अगर नॉर्मल रिएक्शन हम देखें कि एक यूनिट बाई ए यूनिट इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन, तो उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना इंक्रीज होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वही बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए एक दो सरफेसेस हैं, ये एक सरफेस है, मैंने यहां पर इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक या एक और सरफेस रखी इस तरह से, ठीक है ना। इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए n है, ठीक है, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मान लीजिए 10 न्यूटन है। इस तरह से करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर 10 न्यूटन है बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए 5 न्यूटन है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस, इन सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? शाबाश, वो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो वो क्या हो गया? वो हो गया 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2। तो मैं कहूंगा भाई इस सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 2। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये भी न्यूटन्स में, ये भी न्यूटन्स में, ये एक प्योर रेशियो मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे, अब मैं दूसरा ब्लॉक इधर रखूंगा या एक और सरफेस ले लूंगा और इसी ब्लॉक को वहां पर रखूंगा इस सरफेस पर। सरफेस मैंने चेंज कर दी, मगर इस सरफेस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो गया इन दो के दरमियान वो है 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन अभी भी 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? 20 डिवाइड बाई 5, वो कितना होता है? 4। मतलब ये हुआ कि आपने नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज नहीं किया, लेकिन सरफेस चेंज हो गई। नेचर ऑफ सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी सरफेस के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करती है और ये हमें ये बताती है कि इस सरफेस पर एक पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन से कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनेगा। हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड और ड्यू टू दिस सरफेस पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये होता है कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, शाबाश, किसी सरफेस के लिए, तो दोनों दो सरफेसेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है। किसी सरफेस के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा हो सकता है। अगर आप नॉर्मल रिएक्शन एक जैसी भी रखें तो नेचर ऑफ सरफेस डिसाइड करेगी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा। तो हर पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन के लिए एक सरफेस में या सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा पर यूनिट नॉर्मल रिएक्शन, उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है भाई। अब इसी तरह से अगर मूव कर रही हो सरफेसेस तो यहां पर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बदले कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो देखेंगे। वैसे भी केसेस हमारे पास आएंगे। ये था आज ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन और हमने बात की लॉज ऑफ फ्रिक्शन पर। तो बाकी आगे दूसरे वीडियोस में इंशाल्लाह।